हे दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 105। आई होप आपको सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। अभी तक कहानी में हमने सुना था, रुद्र ने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, पहले तो शायद हम उसे ये बात निकलवा भी सकते थे, पर अभी वो तुमसे बहुत नाराज है तो वो हमें कुछ बताएगी, ये तो बात भूल ही जाओ। तभी रुद्र और वेदांत दोनों ही अलग ही नजरों से रणवीर की तरफ देखने लगे। रणवीर ने जब उन दोनों को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखा तो वह समझ गया कि वह उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। उसने जल्दी से अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे ऐसे मत देखो, और मुझे बलि का बकरा बनाने का सोचना भी मत, कोई दूसरा रास्ता सोचो। रुद्र वेदांत अब अपनी नजरें रणवीर पर से हटा ली, जैसे वह भी समझ गए कि रणवीर इस काम के लिए कभी तैयार नहीं होगा। इतना हमने कल देखा था, अब आगे। ऑफिस आवर खत्म होने के बाद सभी लोग घर के लिए निकल रहे थे। रणवीर भी अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था कि तभी जयंत ने पीछे से आकर कहा, जीजू मेरे लिए रुकिए। कहते हुए वो भागकर रणवीर के पास आया तो रणवीर जो उसे ऐसे देख रहा था जैसे पूछ रहा हो कि अब क्यों आवाज देकर रोका है, तो जयंत ने अपनी बत्ती सी दिखाते हुए कहा, आप भी तो घर जा रहे हैं ना, चलिए मैं आपके साथ ही चलता हूँ। तो रणवीर ने कहा, मैं अभी घर नहीं जा रहा हूँ जयंत, तुम चाहो तो किसी दूसरे ड्राइवर के साथ जा सकते हो या फिर कैब बुक करके चले जाओ, मुझे कहीं और भी जाना है। पर जयंत कहाँ उसकी बात सुनने वाला था। वो तो जल्दी से आकर दूसरी तरफ से फ्रंट सीट पर बैठ गया और सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, मुझे नहीं जानना किसी और के साथ में, मैं आपके अलावा या किसी और पर भरोसा नहीं करता हूँ, चलिए अब। रणवीर ने अजीब तरीके से देखते हुए मन ही मन कहा, ये तो ऐसे जता रहा है जैसे पूरी दुनिया इस नमूने को किडनैप करने की फिराक में हो। ये मेरा पीछा छोड़ता क्यों नहीं है, अजीब मुसीबत मेरे गले पड़ गई है, कहकर वो मन ही मन गालियां देते हुए गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। फिर जयंत ने एक्साइटमेंट में पूछा, वैसे जीजू आप कहाँ जाने वाले थे, क्या किसी क्लब जाने वाले थे, चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो रणवीर ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, तुम्हें क्या हर जगह मेरे साथ लटकना जरूरी है जयंत, मरने जा रहा था मैं, चलना है तुम्हें। रणवीर की बात सुनकर जयंत एकदम से चुप हो गया और मन ही मन कहा, बस कर जयंत, इतना मत पका, वैसे भी भड़के हुए लग रहे हैं। रणवीर ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी और वहां से निकल गया। पूरे रास्ते जयंत अपनी बक बक से रणवीर का दिमाग खा रहा था। वहीं रणवीर गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ कसते हुए किसी तरह से अपना गुस्सा को कंट्रोल किए हुए था। उसका तो मन कर रहा था कि जयंत को सड़क पर लेटाकर 3-4 बार गाड़ी उसके ऊपर से निकाल ले, तब जाकर उसके मन को सुकून मिलेगा। उसने 2-3 बार जयंत को गुस्से में घूरा भी, जिस वजह से जयंत सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ही चुप होता, फिर दोबारा शुरू हो जाता। तभी रणवीर ने एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगाया। ओह सिट, इसकी तो दरअसल रणवीर की गाड़ी ही के आगे स्पीड से आकर एक दूसरी गाड़ी आकर रास्ता रोककर खड़ी हो गई। इस वजह से रणवीर को अचानक ही ब्रेक लगानी पड़ी। हालांकि जयंत ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, लेकिन वो भी काफी आगे तक झुक गया था और घबराई हुई नजरों से आंखें फाड़े सामने देख रहा था। लेकिन जैसे ही सामने से जो शख्स गाड़ी से निकला, उसे देखकर तो जयंत के मुंह खुला का खुला रह गया। अपने सामने इतनी होट लड़की को देखकर जयंत का दिल तो जैसे उछलकर बाहर आने का हो रहा था। तो वहीं सामने खड़ी क्रिस्टी को देखकर रणवीर का पारा हाई हो गया। क्रिस्टी ने अपनी गन रणवीर के सामने तानी हुई थी और वो गुस्से से रणवीर को घूर रही थी। रणवीर ने बिना जयंत की तरफ देखे हुए ही अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए कहा, चुपचाप अंदर बैठे रहना और बाहर मत निकलना, समझे। कहकर रणवीर अपनी साइड का डोर ओपन कर बाहर आ गया और क्रिस्टी के सामने आकर एटीट्यूड में खड़े होते हुए बोला, कितनी बेशरम हो तुम क्रिस्टी, बार बार बेइज्जत होने के बाद भी मेरे सामने मुंह उठाकर आ जाती हो। वहीं क्रिस्टी तो अपने गुस्से से लाल आंखों से रणवीर को घूरते हुए बोली, बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर रणवीर कि मेरे मेरे निशाने पर खड़े हुए हो और मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहे हो। रणवीर ने पहले एक नज़र उसके हाथ पर पकड़ी हुई गन की तरफ देखा और फिर उसका मोखल मखौल उड़ाने वाली हंसी में बोला, तो तुम मुझे इस खिलौने से डरा रही हो क्रिस्टी, तुम्हें लगता है कि रणवीर रॉय कपूर को डराना तुम्हारे बस की बात है। कहते हुए रणवीर अपने एक एक कदम क्रिस्टी की तरफ बढ़ाने लगा। क्रिस्टी ने गुस्से से कहा, अपने कदम वहीं रोक लो रणवीर, वरना तुम्हें सूट करने में मुझे देर नहीं लगेगी। वहीं जैन तो गाड़ी में बैठे हुए अपनी आंखें फाड़े और मुंह खोले सामने के नजरों को देख रहा था। क्रिस्टी को देखकर तो वह जैसे सपनों की दुनिया में ही चला गया था। क्रिस्टी ने हाथ में पकड़ी हुई गन एक फूलों की माला में तब्दील हो गई थी। वहीं उसके कपड़े दुल्हन के जोड़े में बदल गए और एक मधुर संगीत वहां गुजरने लगा, ला 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 ला। इसी के साथ ही जयंत के फेस पर स्माइल आ गई। उसने धीरे से अपनी सेल्फ बेल्ट खोली और दरवाजा खोलकर आगे बाहर निकल गया। वो तो क्रिस्टी के ख्यालों में खोया हुआ ही स्लो मोशन में आगे बढ़ रहा था और आकर रणवीर के बगल में ही खड़ा हो गया और पागलों जैसे स्माइल के साथ क्रिस्टी से बोला, तुम कौन हो ब्यूटीफुल। वहीं रणवीर ने जब अपने बगल में जयंत को देखा तो दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा था बाहर आने के लिए जयंत, मरना है क्या, जाकर गाड़ी में बैठ। पर जयंत उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। वहीं क्रिस्टी जयंत को ऐसे देख रही थी कि जैसे कोई पागल उसे उसके सामने खड़ा होगा। जब जयंत ने रणवीर की बात को कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही पागलों की तरह खड़ा क्रिस्टी को देख के जा रहा था, तो आखिरकार रणवीर ने उस पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, जयंत पागल कहीं के, गाड़ी में जाकर बैठो, मरना है क्या तुम्हें। तभी जयंत एकदम से अपने होश में आया और हड़बड़ाकर रणवीर की तरफ देखने लगा। फिर उसने क्रिस्टी की तरफ और फिर उसके हाथ में से पकड़ी हुई गन को देखते हुए वह हड़बड़ाते हुए बोला, अरे यार ये तुम क्या कर रही हो,
इसे गोली चल जाएगी, तुम्हें चोट लग सकती है, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, कहकर क्रिस्टी की तरफ कदम बढ़ाकर उसके हाथ में पकड़ी हुई गन को छीनने की कोशिश करने लगा। क्रिस्टी गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, पागल कहीं के, दूर हटो मुझसे। पर जयंत कहाँ सुनने वाला था। उस पर तो क्रिस्टी का ही जादू सर पर चढ़कर बोल रहा था, अरे तुम कितनी नाजुक सी हो, तुम्हारी कलाई में मोच आ जाएगी, छोड़ दो इसे, ये तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है। वहीं रणवीर अजीब नजरों से जयंत की हरकतों को देख रहा था। उसने अपना माथा पीटते हुए कहा, ये पागल आज मर के ही रहेगा, ये आखिर कर क्या रहा है। रणवीर ने अब उसे डांटते हुए कहा, हट वहां से जयंत, वरना वो तुम्हें बाद में गोली मारेगी, उससे पहले मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। पर जयंत को तो लग रहा था कि क्रिस्टी इतनी मासूम है कि उसे पता ही नहीं है कि उसने एक असली गन को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। अरे तुम मेरी बात मानो, यह खेलने की चीज नहीं है, गोली गोली चल गई तो तुम्हें चोट लग जाएगी ना, क्रिस्टी ने चिल्लाते हुए कहा। आर यू मैड, हटो मेरे आगे से, ये सारी बुलेट तुम्हारे भेजे में उतार दूंगी। इसी छीना झपटी में तभी एक फायर हुआ, जिसकी आवाज़ सुनकर जयंत तो किसी स्टेचू की तरह खड़ा हो गया। वैसे तो वो फायर हवा में ही हुआ था, लेकिन जयंत को ऐसा लगा कि वो गोली उसके सीने में लग गई, इसीलिए वो सीने पर हाथ रखकर सड़क पर ही बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। हाय मेरी उम्र क्या थी, अभी तो मेरी जिंदगी की सोनपरी भी नहीं आई थी, मेरी शादी भी नहीं हुई, मुझे तो बच्चे भी पैदा करने थे, पर मुझे तो गोली लग गई, अब मैं नहीं बचूंगा। हाय मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा खून बह रहा है, अब मैं नहीं बचूंगा। जयंत और भी ना जाने कैसे कैसी बातें बके जा रहा था। वहीं क्रिस्टी और रणवीर उसकी इस अजीब हरकत को देखकर उसका मन कर रहा था कि वो अपना ही सिर फोड़ ले और इस जयंत को भी तोड़ फोड़ दे। क्रिस्टी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, पागल इंसान, अभी तक तुम्हें गोली लगी नहीं है, पर अब जरूर लगा दूंगी। जयंत ने क्रिस्टी की बात सुनी तो उसने अपने सीने की तरफ देखा। जब उसे रियलाइज हुआ कि वाकई में वो पूरी तरह से ठीक है तो खुश होकर क्रिस्टी के गले ही लग गया और उसे जोर से जकड़ते हुए कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे सपनों को टूटने से बचाने के लिए। तुम्हें नहीं पता कि कितना डर गया था मैं, तुम तो वाकई में एक एंजल हो। वो और भी न जाने क्या क्या बके जा रहा था। वहीं क्रिस्टी उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने के लिए उसे खुद से दूर धकेल रही थी। वहीं रणवीर को तो क्रिस्टी की हालत देखकर ही हंसी आ रही थी। वो तो आराम से अपनी गाड़ी के बोनट से टिक कर हाथ बांधे हुए खड़ा था, उन दोनों की नौटंकी देख रहा था। क्रिस्टी जितना परेशान हो रही थी, रणवीर को उतना ही मजा आ रहा था। क्रिस्टी ने गुस्से में आकर जयंत की टांग के बीच में अपने घुटने को जोर से वार किया, जिससे जयंत के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई और वो दर्द से दिल तड़पते हुए घुटनों के बल वहीं सड़क पर बैठ गया। वहीं रणवीर ने अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए कहा, आउच, इट्स सो हर्टिंग। वहीं जयंत दर्द भरी आवाज में बोला, ये क्या किया तुमने सोनपरी, अब मैं तुम्हारे साथ अपने बच्चे कैसे पैदा करूंगा, तुम्हें इधर नहीं मारना चाहिए था। क्रिस्टी उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, आइंदा से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना अगली बार जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कहकर क्रिस्टी ने गुस्से से रणवीर की तरफ देखा और पैर पटकते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गई और स्पीड के साथ गाड़ी ड्राइव करके वहां से निकल गई। वहीं रणवीर ने हंसते हुए खुद से ही कहा, कमाल है, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये जयंत नाम का भयानक हथियार ने ही अपना काम कर दिया। फिर उसने जयंत की तरफ देखा, जो अभी भी घुटनों के बल अपने दर्द को बर्दाश्त करने के लिए सड़क पर बैठा हुआ था। जयंत को इस हालत में देखकर रणवीर ने अफसोस जताते हुए कहा, बेचारा, पर इसे पहले हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, पता नहीं इसका सामान सुरक्षित है भी कि नहीं। वैसे वार तो बड़ा जोरदार था, मानना पड़ेगा क्रिस्टी को। रणवीर ने किसी तरह से जयंत को खड़ा किया और उसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाया, फिर खुद ड्राइव करते हुए वहां से निकल गया। तो दोस्तों, इसके लिए एक लाइक तो बनता है ना, लेकिन मैं देख रही हूँ आपने अभी तक लाइक नहीं किया। प्लीज़ दोस्तों, आते ही लाइक कर दिया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और हो सके तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर किया करें, ताकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे कहानी को बेहतर तरीके से लिखने में मोटिवेशन मिलता है। रणवीर सीटी बजाते हुए अपनी अंगुली में गाड़ी की चाबी घुमाते हुए अंदर आ रहा था। वहीं उसके पीछे दो गार्ड जयंत को पकड़े उसे संभाल कर अंदर ला रहे थे। जयंत से तो ढंग से चला भी नहीं जा रहा था, उसकी चाल भी बहुत अजीब सी थी। तभी माही, जो अपने रूम की तरफ जा रही थी, उसने जब जयंत को ऐसी हालत में देखा तो घबरा कर पूछा, ये क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो। पीछे से अनीता जी और दादी भी वहाँ आ गई। उन्होंने भी जयंत की हालत देखी तो हैरानी से पूछा, जयंत, हो क्या गया तुम्हें बेटा। रणवीर ने टेढ़ी स्माइल के साथ पीछे मुड़कर जयंत की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि बता दूं क्या। तो जयंत ने अजीब सा फेस बनाकर धीरे से अपना सिर नामे हिलाया, जैसे कह रहा हो, प्लीज कुछ मत कहना, मेरी इज्जत अब आपके हाथों में है। फिर अनीता जी की तरफ देखते और कहा, कुछ भी नहीं मॉम, बस थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ है तो उसके पैर में चोट आई है। फिर उसने अपनी गार्ड को इशारा किया, इसे इसके रूम में ले जाओ और संभाल कर इसके बेड पर लेटा देना। माही ने कहा, हाँ संभाल कर ले जाओ, मैं इसके लिए हल्दी वाला दूध बनाकर लाती हूँ। कहकर माही किचन की तरफ बढ़ गई। तो दादी ने रणवीर से पूछा, रणवीर, ज़्यादा गहरी चोट तो नहीं आई ना। तो रणवीर ने कहा, नहीं दादी, कोई गहरी चोट नहीं आई है, बस कल तक ठीक हो जाएगा, ऐसे डॉक्टर ने कहा है। अच्छा फिर ठीक है। अनीता जी और दादी ने चैन की सांस ली और फिर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। माही हल्दी वाला दूध ट्रे में रखकर वहाँ आई और बोली, रणवीर, एक्सीडेंट हुआ कैसे। तो रणवीर ने माही के गले में अपना एक हाथ डालते हुए कहा, कुछ नहीं, एक वाइल्ड कैट ने इसका रास्ता काट लिया था,
बस उसी वजह से एक्सीडेंट हो गया। तो माही ने कहा, पता है जब बिल्ली रास्ता काटती है ना तो अपशगुन होता है, इसे 2 मिनट के लिए रुक जाना चाहिए था, इसे वो अपशगुन टल जाता। तो रणवीर ने भी बेचारी वाली शक्ल बनाते हुए कहा, मैंने भी इसे यही समझाया था पर ये माना ही नहीं। अच्छा मैं उसे हल्दी वाला दूध देकर आती हूँ, कहकर माही आगे बढ़ गई। तभी रणवीर ने उसे रोकते हुए कहा, अच्छा माही, उससे एक्सीडेंट के बारे में ज़्यादा कुछ पूछना मत, उसे आराम करने देना। माही ने हाँ में सिर हिलाया और फिर जयंत के रूम की तरफ बढ़ गई। रणवीर वापस चिट्ठी बजाते हुए गाड़ी की चाबी को अपनी अंगुली में घुमाते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद टेरिस पर वेदांत रुद्र दोनों ही बैठे हुए दोनों के सामने रणवीर की तरफ देख रहे थे। रणवीर अपने हाथ में ड्रिंक का गिलास पकड़े हुए एक स्माइल के साथ उस गिलास को देख रहा था। तभी एकदम से तीनों ही एक साथ ठाका मारकर हंस पड़े। रुद्र तो हंसते हंसते सोफे पर लुढ़क पुढ़क हो गया। वहीं वेदांत भी हंस हंसकर लोटपोट हो रहा था। वो रियली, ये जयंत उस कृष्टि पर लाइन मार रहा था, रुद्र ने हंसते हुए कहा। रणवीर ने हंसते हुए कहा, लाइन ही नहीं मार रहा था, उसने तो उसके साथ बच्चे भी पैदा करने के सपने देख लिए थे, साला एक नंबर का कमीना है, रणवीर ने हंसते हुए कहा। तो वेदांत ने मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, पर उस कृष्टि ने रिस्पॉन्स बड़ा जोरदार दिया, बेचारा 2 दिन तक नहीं उठने वाला, क्या हालत कर दी उसकी। तो रुद्र ने कहा, जयंत अभी जानता नहीं है कि वो कृष्टि उसे पूरा का पूरा निगल जाएगी और डकार भी नहीं लगाएगी। रणवीर ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, उम्मीद तो है कि उसे अब सबक मिल गया हो, पता नहीं हमेशा उटपटांग लड़कियों पर ही इसका दिल क्यों आता है। मतलब कृष्टि रियली, सोचते हुए ही रणवीर को और भी ज़्यादा हंसी आ रही थी। वैसे कृष्टि ने वार बड़ा जोरदार किया था, बेचारा जयंत, रणवीर ने हंसते हुए कहा। तो वेदांत ने कहा, हाँ यार, बड़ी गलत जगह पर वार किया कृष्टि ने। वेदांत ने अपनी एक आइस विग विग करते हुए कहा। वैसे उस कृष्टि की भी शक्ल देखने लायक थी, क्या इरिटेट किया था जयंत ने उसे। मेरा तो उस वक्त हंसी ही नहीं रुक रही थी कृष्टि की शक्ल देख देखकर। रणवीर ने अपनी ड्रिंक का गिलास खाली करते हुए कहा। दूसरा दिन माहिर रणवीर और हीर के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल गई हुई थी। वैसे तो उसने माहिर को भी कहा था अपने साथ चलने के लिए, पर माहिर ने ये कहकर मना कर दिया था कि उसे आयु के साथ गेम खेलना है, इसीलिए वो नहीं आया। कुछ तो रीजन ये भी था कि माहिर हमेशा हीर और अपनी मोम की शॉपिंग में अक्सर बोर हो जाया करता था, इसीलिए उसे घर पर रहकर आयु के साथ गेम खेलना ही सही समझा। क्लॉथ स्टोर में रणवीर आराम से सोफे पर बैठा हुआ अपनी फ़ोन चेक कर रहा था। वो बीच बीच में ईमेल के रिप्लाई भी कर रहा था। वहीं ही रणवीर के पास ही बैठी हुई थी और चॉकलेट खा रही थी। माही अपने लिए ढीला ढाला ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी, क्योंकि इन कुछ महीनों में माही का वेट पहले से बढ़ गया था, तो उसे अपने लिए कुछ कंफर्टेबल ड्रेस चाहिए थी। वहीं उसी स्टोर में काम करने वाली एक स्टाफ गर्ल जो वहीं खड़ी हुई एक स्माइल के साथ रणवीर को देखे जा रही थी। आखिर इतना हैंडसम बंदा उसके स्टोर में आया है तो वो भला इस मौके को कैसे जाने देती। वो तो अपनी नज़रें रणवीर से हटा ही नहीं पा रही थी, पर रणवीर इस बात से अनजान अपने फ़ोन में बिजी था। हाँ, हीर जरूर बैठी बैठी कभी काफ़ी देर से उस लड़की को घूर रही थी। हीर बहुत ही क्यूट तरीके से मुंह बनाए उस लड़की को घूरी जा रही थी। तभी माही अपनी कुछ ड्रेस रणवीर को दिखाने के लिए वहाँ आई ही थी कि तभी उसने हीर के फेस एक्सप्रेशन नोटिस किए और फिर उस तरफ देखा जहाँ हीर देख रही थी। उसने इस स्टाफ गर्ल को नहीं पता था कि हीर उसे काफ़ी देर से घूर रही है। वो तो अभी भी स्माइल किए हुए रणवीर को ही देख रही थी। उस स्टाफ गर्ल को इस तरह से रणवीर को देखकर माही की भौहें भी सिकुड़ गई। वो जाकर रणवीर के बगल में बैठ गई और अपनी बाह में अपना हाथ डाल के वो भी जब अब उस लड़की को ही घूर रही थी। वहीं उस लड़की को तो होश में ही नहीं था कि 2 खतरनाक नजरें कब से उसे घूरे जा रही थी। वहीं रणवीर को जब एहसास हुआ कि एक तरफ से उसकी बेटी ने और दूसरी तरफ से उसकी बीवी ने उसकी बाहों को कसकर पकड़ा हुआ है, तो उसने पहले अपनी बेटी की तरफ देखा और फिर माही की तरफ। फिर उसके बाद उसने उन दोनों की नज़रों का पीछा किया तो सामने खड़ी स्टाफ गर्ल को देखकर वो समझ गया कि उसकी ये क्यूट सी बेटी और क्यूट सी बीबी उन लड़की को इस खतरनाक नज़रों से क्यों घूर रही हैं। रणवीर ने अपनी आइस रोल करते हुए मन ही मन कहा, ओ गॉड, इस लड़की के दिन पूरे हो गए क्या, जो ये इतनी हिम्मत कर रही है। इसे पता नहीं है मेरी ये वाइल्ड कैट और लिटिल कैट एक ही पंजे में इसका काम तमाम कर देंगी। फिर रणवीर ने एक स्माइल के साथ उस लड़की से कहा, तुम्हारा घूरने का काम अगर खत्म हो गया हो तो क्या तुम थोड़ा काम पर फोकस करोगी। वो लड़की जो कब से उसको देख ही रही थी अचानक से अपने होश में आई। उसकी नज़र सबसे पहले हीर की तरफ गई और फिर माही की तरफ। दोनों के ही फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम थे, जिसे देखकर उस लड़की ने घबराकर अपना गला तराश किया और हड़बड़ाकर कहा, सॉरी सर, वो मैम को जो भी ड्रेस पसंद आई है तो मुझे बता दीजिए, मैं उसे पैक करवा दूंगी। तो माही ने अपनी आंखें छोटी करके उससे कहा, मुझे इस स्टोर की कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई, चलो रणवीर हम कहीं और से ड्रेस पसंद करेंगे। हीर ने भी अपनी मम्मी का साथ देते हुए कहा, हाँ मामा, बिल्कुल अच्छी ड्रेस नहीं है, मुझे भी अच्छी नहीं लगी, चलो डैडी हम कहीं और से लेंगे। रणवीर को तो बड़ी हंसी आ रही थी अपनी बीबी और अपनी बेटी के फेस के क्यूट एक्सप्रेशन देखकर। वहीं सामने खड़ी लड़की की तो हालत खराब हो रही थी कि अगर रणवीर ने उसकी शिकायत पर यहाँ की मैनेजर से कर दी तो उसकी नौकरी तो पक्का गई। रणवीर ने खड़े होते हुए कहा, ठीक है तो फिर हम किसी और स्टोर में लेंगे, शायद यहाँ ढंग के कपड़े नहीं मिलते हैं, चलो माही। तभी वो स्टाफ गर्ल ने घबराते हुए कहा, सर यहाँ पर और भी अच्छा कलेक्शन है, मैम ने शायद देखा नहीं होगा, आप कहें तो मैं अभी उन्हें दिखा देती हूँ। माही ने मुँह बनाते हुए कहा, मैंने तुम्हारे सारे कलेक्शन देखे हैं,
मुझे कुछ पसंद नहीं आया, चलो रणवीर। तो तभी वो स्टाफ कर उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ मैम आप ऐसे नाराज़ होकर यहाँ से मत जाइए, मेरी नौकरी का सवाल है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। उस लड़की का इतना दुख देखकर माही का दिल पिघल गया। उसने फिर कहा, ठीक है, अब तक मैंने जो ड्रेस पसंद की है वो सारी तुम पैक करके घर भिजवा देना, चलो रणवीर। रणवीर ने मन ही मन कहा, ओह मेरी इनोसेंट बीबी, तुम किसी के साथ बुरा होते हुए देख भी नहीं सकती हो, इसीलिए तो तुम मुझे पसंद हो, वो भी इतनी ज़्यादा। उस सेल्स गर्ल्स ने भी अब चैन की सांस ली कि अब उसकी नौकरी नहीं जाएगी। एक तरफ माही ने रणवीर की बाह में अपनी बाह डाली हुई थी और दूसरी तरफ ही ने रणवीर के हाथ को पकड़ा हुआ था और रणवीर फुल स्पीड से और एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहा था। तभी किसी ने पीछे से आवाज़ देकर उसे रोक दिया। हेलो माही, कैसी हो तुम? माही ने पीछे मुड़कर देखा तो उधर क्रिस्टी को देखकर उसे हैरानी से पूछा, क्रिस्टी तुम? माही की बात सुनकर रणवीर ने भी पीछे मुड़कर देखा। सामने क्रिस्टी को देखकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि आजकल यही हो रहा था, क्रिस्टी लगातार उसका पीछा किए जा रही थी। तो ये क्रिस्टी आखिर चाहती क्या है, ये तो हम आगे जानेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और क्या क्रिस्टी का रोल आपको इस कहानी में अच्छा लग रहा है या नहीं, हमें कमेंट करके बताना। जहां माही कंफ्यूजन से क्रिस्टी को देख रही थी, वहीं क्रिस्टी को देखकर रणवीर की बहें गुस्से से तन गई, लेकिन वो माही के सामने ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो जितना हो सके खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि रणवीर कहीं ना कहीं जानता था कि क्रिस्टी माही से क्या बात करने की कोशिश करेगी। अब तक क्रिस्टी माही के सामने आकर खड़ी हो गई और स्माइल करते हुए बोली, तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है माही, वैसे तुम मुझे भूल तो नहीं गई होगी? क्रिस्टी की बात सुनकर माही ने एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा, नहीं मैं तुम्हें नहीं भूली हूँ, अब तुमने मेरी मदद की थी तो भला मैं कैसे बोल सकती हूँ। माही की बात सुनकर क्रिस्टी ने तिरछी नजरों से रणवीर की तरफ देखा, जो सख्त आंखों से उसे ही घूर रहा था। क्रिस्टी ने सवाल करते हुए कहा, ओह तो तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें पर एक एहसान किया था? तो माही ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ मुझे ये भी याद है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि इस एहसान के बदले तो मुझसे कभी भी कोई भी मदद मांगोगी तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तो क्रिस्टी ने एक अजीब सी स्माइल के साथ तिरछी नजरों से रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, मांगना तो तुमसे मैं और भी कुछ चाहती हूँ, पर फिलहाल एक छोटा सा एहसान चाहूंगी, अगर तुम कर पाओ तो। क्रिस्टी का पूरा इशारा रणवीर की तरफ ही था, जिसे माही नहीं समझ सकी, लेकिन रणवीर अच्छी तरह से समझ गया था। रणवीर ने मन ही मन कहा, यह लड़की अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगी। अब ये माही का इस्तेमाल करना चाहती है अपने मतलब के लिए। अगर इसने माही से कुछ भी उल्टा सीधा डिमांड किया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। तभी क्रिस्टी ने माही से कहा, बस माही ये समझ लो कि तुम्हारा वह एहसान उतारने का वक्त आ गया है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो माही ने कहा, ठीक है क्रिस्टी, तुम्हें किस मदद की ज़रूरत है तुम बताओ, अगर मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर पूरी करूंगी। तो क्रिस्टी ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, बस तुम ही मेरी मदद कर सकती हो माही, और मुझे पता है कि इस मामले में तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, क्योंकि रणवीर तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। क्रिस्टी की बात सुनकर माही ने रणवीर की तरफ देखा, जैसे पूछना चाह रही हो कि किस बात की बात कर रही है। रणवीर भी जानता था कि क्रिस्टी किस मदद की बात कर रही है। वो अब माही के जरिए असलफ को उसकी केस से छुड़वाना चाहती थी, लेकिन रणवीर ये नहीं चाहता था कि हीर के सामने क्रिस्टी किसी भी तरह की बात करे। इसीलिए उसने क्रिस्टी से कहा, क्रिस्टी तुम्हें कोई भी बात करनी हो फिर कभी करना, अभी हम जल्दी में हैं, हमें घर जाना है। क्रिस्टी तो इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती थी। उसने माही का हाथ को पकड़ते हुए कहा, माही तुमने मुझसे वादा किया है तो तुम अपने वादे के पीछे तो नहीं हट सकती ना। तो माही ने फिर पूछा, तो तुम मुझे बताओ ना कि तुम्हें किस मदद की ज़रूरत है। क्रिस्टी ने एक बार रणवीर की तरफ देखा और फिर माही से कहा, अस्तव माही प्लीज़ अपने हस्बैंड को से कहो कि वो अस्तव को रिहा कर दे। देखो तुमने मुझसे वादा किया है तो अब तुम अपने वादे से पीछे नहीं हट सकती हो। क्रिस्टी की बात सुनकर माही ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और थोड़ी नाराजगी से कहा, तुम जानती भी हो क्रिस्टी कि तुम क्या बात कर रही हो, और तुम उस अस्तव चौहान को कैसे रिहा करने की बात कर रही हो जिसने मेरे साथ। ऐसा कभी नहीं होगा क्रिस्टी, वो अपनी सही जगह पर है और मैं रणवीर को इसके लिए फोर्स कभी नहीं करूंगी। तो तुम अपनी बातों से मुकरना चाहती हो, ये तुम सही नहीं कर रही हो। क्रिस्टी ने कहा। तो माही ने कहा, तुम्हें अगर किसी और तरह की मदद की जरूरत हो तो मैं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन ये नहीं। अब रणवीर ने कहा, माही तुम हीर को लेकर गाड़ी में पहुंचो, बस मैं अभी आया। तो माही ने एक नज़र रणवीर की तरफ देखा और फिर क्रिस्टी की तरफ। उसने रणवीर से कहा, रणवीर जल्दी आना, ज़्यादा देर मत करना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। माही की बात सुनकर रणवीर ने हाँ में सिर हिलाया तो माही ने हीर का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। माही के जाते ही रणवीर क्रिस्टी के सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, कितनी बेशरम होना तुम क्रिस्टी, मतलब मुझसे अपनी बात नहीं मनवाई पाई तो अब तुम मेरी बीवी का सहारा ले रही हो। माही अभी तक तुम्हारे असली चेहरे को जानती नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, लेकिन मैं तुम्हारे और तुम्हारे अस्तव के रंग से वाकिफ हूँ। और दूसरी बात, आइंदा से माही को इन सब के बीच में लाने की कोशिश भी मत करना, वरना अब तक जो तुम ये सांसें ले रही हो ना, उसे छीनने में देरी नहीं लगाऊंगा। दूर रहना माही से, वरना। रणवीर ने अपनी उंगली उसकी तरफ पॉइंट करके जैसे उसे वार्निंग दे रहा था, उसके बाद वो भी वहाँ से चला गया। क्रिस्टी ने एक टेबल सवाल के साथ कहा, ओ रणवीर, मुझे पता है तुम्हारी बीबी बहुत इनोसेंट है और उसकी ये इनोसेंट मेरी बहुत काम आएगी। अभी भले ही उसने मना कर दिया है, लेकिन वह मेरी मदद करेगी। अस्तव को तुम्हारी कैसे रिहा कराने में बस देखती जा आगे क्या क्या होता है। माही गाड़ी के पास ही रणवीर का वेट कर रही थी। उसने हीर को अंदर गाड़ी में बिठा दिया था और फोन में एक कार्टून वीडियो चलाकर उसके हाथ में दे दिया था, इसीलिए हीर अंदर वेट करते हुए अपना फेवरेट कार्टून वीडियो देख रही थी।
और माही बाहर ही खड़ी हुई थी, रणवीर के आने का इंतजार कर रही थी। रणवीर उसके पास आया और उसकी तरफ का डोर ओपन करके बोला, माही बाहर क्यों खड़ी हो, चलो अंदर बैठो। तो माही ने हाँ में सिर हिलाया और फ्रंट सीट पर बैठ गई। रणवीर भी जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। माही ने रणवीर की तरफ देखते हुए पूछा, वो कृष्टि उस अस्तव चौहान को क्यों छुड़वाना चाहती है, और उसने ऐसा सोचा भी कैसे कि रणवीर कि मैं इसमें उसकी मदद करूंगी। तो रणवीर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, क्योंकि उसने कई बार ये बात मुझसे कही थी और मैं जब उसकी डिमांड पूरी नहीं की तो वो तुम्हारा सहारा ले रही है। अच्छा, तुम उसकी परवाह मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा और तुम्हें किसी भी तरह की फालतू की बातों को सोचने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता किसी भी तरह की नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों का असर हमारे आने वाले बच्चे पर हो। माही ने स्माइल करते हुए अपनी पलकें झपकाई और अपनी सीट पर सीधा होकर बैठ गई। रणवीर ने हीर और माही को घर ड्रॉप किया और खुद कहीं चला गया। अस्तव के दोनों हाथ ऊपर की तरफ एक रस्सी से बंधे हुए थे और वो उस रस्सी के सहारे लटका हुआ था। वहीं एक आदमी बल्ट से उसे पूरी तरह से मार रहा था, जिसकी वजह से उसकी दर्द भरी चीखें पूरे रूम में गूंज रही थी। तभी रणवीर उस रूम का डोर ओपन करके अंदर आया और उसने अस्तव को ऊपर से नीचे तक घूरा और उस आदमी को वहां से जाने का इशारा किया। वो आदमी रूम से बाहर चला गया। रणवीर अस्तव के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके बालों को कसकर पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दर्द हो रहा है अस्तव? अस्तव भले ही बहुत दर्द में था, लेकिन रणवीर को देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ गई, जैसे वो जता रहा हो कि तुम मुझसे नहीं तोड़ सकते। उसने मुश्किल से हंसते हुए कहा, क्यों, दर्द देते देते थक गए तुम रणवीर? और तुम चाहो मुझे कितना भी दर्द दो, मैं दर्द सहते सहते नहीं थकूंगा। मैं अस्तव चौहान हूँ, इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। ये तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस है अस्तव चौहान। तुम टूटोगे भी और झुकोगे भी, क्योंकि तुम रणवीर की कैद में ही हो और रणवीर अच्छे से जानता है कि अपने दुश्मन को कौन सी नस दबानी है। तो तुम्हारी भी दुखती नस मेरी पकड़ में आ गई है अस्तव चौहान। कहते हुए रणवीर डेविल स्माइल के साथ उसकी आंखों में देखने लगा। तो अस्तव ने कन्फ्यूजन से बोला, किसकी बात कर रही हो तुम? जहां अभी कुछ देर पहले तक अस्तव की आंखों में एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था और नजर आ रहा था एक चैलेंज जो वो रणवीर को दे रहा था, अब उसकी आंखों में एकदम से घबराहट उतर आई थी और ये घबराहट रणवीर को बहुत अच्छी लग रही थी। रणवीर भी समझ गया कि उसका तीर एकदम सही निशाने पर ही लगा है। अस्तव को इतना घबराते हुए देखकर रणवीर जोर से हंसने लगा। रणवीर को ऐसे हंसता हुआ देखकर अस्तव को बहुत गुस्सा आने लगा। वो अपना दर्द भी भूल गया था और चीखते हुए बोला, बोलो, बताओ रणवीर, मुझे किसकी बात कर रहे हो तुम, बोलो। तो रणवीर ने एकदम से अपनी हंसी रोकी और अस्तव की तरफ देखते हुए कहा, इस वक्त मैंने तो सिर्फ एक निशाना दिया है, तुम तो उसे ही इतना बौखला गए। जब मैं उसका नाम ले लूंगा तब तुम्हारा क्या होगा अस्तव चौहान? अस्तव ने अब गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, नहीं रणवीर, वो नहीं, उसे तुम कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम्हें जितनी तकलीफ देनी है मुझे दो, जितना दर्द देना है मुझे दो, पर उसे कुछ मत करना। तो रणवीर का एक बार फिर उसके पास आया और उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, क्यों क्यों तकलीफ ना दूं उसे, क्यों ना दूं उसे दर्द दे? जब तुम किसी की मासूम बेटी को भरे बाजार में बेचता है तब तुझे उन लोगों के दर्द का अंदाजा होता है, तब तुझे उन बच्चियों की आंसू का अंदाजा होता है। और तब तूने तो छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा है। फिर अपनी दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, हाँ, मैं तेरी बहन की ही बात कर रहा हूँ, जिसे तू पूरी दुनिया से छुपा कर रखे हुए है। पर रणवीर उस तक पहुंच गया है और बहुत जल्द वो रणवीर की कैद में होगी, बहुत जल्द अस्तव। फिर तू जो कुछ भी औरों की बेटियों के साथ करता है ना, वही सब उसके साथ होगा, रोज, समझना। तब तुझे दर्द का एहसास होगा और कि तूने कितनी जिंदगियां उजाड़ी हैं, कितना मासूमों के सपनों को कुचला है अस्तव। जब तू खुद की बहन को ऐसे देखेगा ना तो तुझे पता चलेगा। कहने के साथ ही रणवीर उसे गुस्से से झटक कर रूम से बाहर निकल गया। वहीं अस्तव पीछे से चिल्लाता रह गया, रणवीर, उसे कुछ मत करना वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसका इस समय कोई दोस्त नहीं है और ना ही कोई लेना देना, उसे छोड़ देना रणवीर, उसे कुछ मत करना। पर रणवीर बिना उसकी बात सुने वहां से निकल गया। तो दोस्तों, क्या करेगा आखिर रणवीर अस्तव की बहन के साथ, ये तो हम जानेंगे आगे। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑन करनी है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। शाम के वक्त प्रिया वेदांश को प्रेम में लिटा कर घुमाने के लिए गार्डन की तरफ लेकर आई। आज वेदांश का बात करने का मूड था, इसीलिए प्रिया उससे बातें की जा रही थी। वेदांश अपने ही तरीके में उसकी बात का रिएक्ट कर रहा था। वो अपने छोटे छोटे हाथ पैरों को जोर जोर से हिलाते हुए ऐसे जता रहा था जैसे उसे अपनी मम्मा की सारी बातें समझ आ रही है। प्रिया ने वेदांश के हाथ को चूमकर कहा, अच्छा वेदांश, जब भी तुम्हारे डैड से मेरा झगड़ा होना तुम हमेशा मेरी साइड रहना। मम्मा आपको आपके डैड से ज़्यादा प्यार करती है ना? तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड मम्मा से गुस्सा हैं। अब बताओ तुम्हारी मम्मा कितना भोली भाली और सीधी सादी सी है ना, पर तुम्हारे डैड एक नंबर के खड़ूस, जब देखो मम्मा से झगड़ते ही रहते हैं। अब तुम ही अपनी मम्मा का साथ दोगे, डैड का नहीं, ठीक है? क्या सीख रही हो, क्या सिखा रही हो तुम मेरे बेटे को? वेदांत ने पीछे खड़े होकर कहा। प्रिया जल्दी से खड़ी हुई और पीछे मुड़कर जैसे ही उसे देखा कि वेदांत अपने हाथ बांधे उसे ही घूर कर देख रहा है तो प्रिया सक पकाते हुए बोली, मैं क्या बोल रही थी? मैंने कुछ भी नहीं कहा ऐसा। तो वेदांत ने अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहा, तुम जो पट्टी पढ़ा रही हो ना मेरे बेटे को, वो सब सुना मैंने, और उसे अपनी तरह
बनाने की जरूरत नहीं है। वेदांत का ये कहना था कि प्रिया अपनी कमर पर हाथ रखकर दनदनाते हुए उसके पास आई और उसकी आंखों में घूर कर देखते हुए बोली, मैं नौटंकी लगती हूँ तुम्हें? अब तो मैं नौटंकी ही लगूंगी ना। अब तुम मुझे प्यार थोड़ी करते हो, अब तो तुम्हें मेरी बातों पर गुस्सा आता है। बल्कि जिन बातों पर तुम्हें भर भर कर प्यार आता था, अब तो उन्हीं बातों पर भर भर के तुम्हें गुस्सा आता है। वेदांत ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं प्रिया की गुस्सा ना आए तो भी आ जाए। प्रिया भी वो अपने बेटे के पास गई और उससे कहा, वेदांत तुम्हारी मम्मा जो कि तुम्हें मेरे खिलाफ सिखाया ना, वेदांत तुम्हारी मम्मा ने जो भी तुम्हें मेरे खिलाफ सिखाया ना, उसे बिल्कुल मत मानना। तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो तभी प्रिया भी वेदांत के पास आई और बोली, वेदांत सबसे ज़्यादा मम्मा के पास रहते हो ना, तो मम्मा तुम्हें ज़्यादा प्यार करती है, तुम्हारे डैड नहीं। अब वेदांत बेचारा कभी अपनी मम्मा की तरफ देखता तो कभी अपने डैड की तरफ। वेदांत भी बेचारा मन ही मन सोच रहा होगा कि कैसे कार्टून माँ बाप मिले हैं उसे, जिन्हें इतना भी नहीं पता कि मैं एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा हूँ जो बोलना भी नहीं जानता, यहाँ तक कि उसकी बातें भी अच्छे से नहीं समझता। फिर भी उसके सामने अपनी अपनी कथा सुनाई जा रहे हैं। उस मासूम को समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, पर वो दोनों की बातों पर किलकारियाँ जरूर भर रहा था। प्रिया ने वेदांत को अपनी गोद में उठाया और कहा, इस खड़ूस इंसान से बात करने की जरूरत नहीं है, कहकर प्रिया दंदनाती हुई वहां से चली गई। वेदांत ने अजीब सा फेस बनाते हुए कहा, ये मुझे खड़ूस बोलकर गई, इसकी इतनी हिम्मत, बताता हूँ इसे। प्रिया वेदांत राठौड़ ये खड़ूस क्या क्या कर सकता है, कहकर वो भी उसके पीछे पीछे चला गया। प्रिया ने भी सोच लिया था कि आज तो वो वेदांत का बैंड बजाकर ही रहेगी। अब ये बात अलग थी कि वेदांत प्रिया से नाराज था, प्रिया तो जबरदस्ती उसे पंगा ले रही थी। वो होता है ना कि बीवी कभी कभी अपनी गलती नहीं मानती, वो कुछ ऐसा ही प्रिया भी कर रही थी। वो वेदांत को लेकर हॉल में आ गई। हॉल में दादी बैठी हुई थी और साथ में अनिता जी भी। तो प्रिया रोने सा मुंह बनाकर दादी के बगल में ही बैठ गई। दादी ने जब प्रिया को ऐसे उदास देखा तो पूछा, प्रिया क्या हो गया बच्चा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब तक वेदांत भी उसके पीछे पीछे आ गया था। तो प्रिया ने रुआं से होते हुए कहा, दादी मैं तो बाहर वेदांत को खिला रही थी, आपको पता है वेदांत ने क्या क्या कहा और मुझे क्या क्या सुनाया। तो दादी ने वेदांत को घूर कर देखा और कहा, फिर पूछा, क्या कहा तूने प्रिया को? दादी मैंने क्या कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, उल्टा यही वेदांत को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही थी। जहाँ वेदांत प्रिया की एक्टिंग देखकर हैरान था, वहीं वो दादी को अपनी सफाई भी दे रहा था। देखा दादी, मैंने आपको कहा था ना, आपके सामने ही किस तरह से मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि वेदांत तुम्हारी मम्मा तुम्हें बहुत प्यार करती है, बस इसी बात से चिढ़ हो गई इस बंदे को कि मैंने ऐसा कैसे कह दिया। अरे माँ हूँ इसकी, प्यार तो करूंगी ना। तो अनीता जी ने भी कहा, बेटा बात तो सही है, माँ तो प्यार करती है अपने बच्चों को, पर वेदांत तुम्हें इतना बुरा क्यों लग गया? वेदांत को तो बड़ी हैरानी हो रही थी कि प्रिया कैसे उसे ही गलत साबित कर रही है। अब वेदांत उसे पहले कुछ कह पाता, प्रिया ने दोबारा कहा, पर इस इंसान ने मुझे कहा कि मैं इसके बच्चे को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अपने बेटे से प्यार नहीं करते हैं और मैं ही करती हूँ, जबकि मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं, कहकर प्रिया ने अपना सिर दादी के कंधे पर रख लिया और सुबकने लगी। वेदांत अपनी कमर पर हाथ रखी प्रिया की इस एक्टिंग को देख रहा था। कितनी झूठी है ये नौटंकी कहीं की। तभी दादी ने वेदांत को डांटते हुए कहा, वेदांत ये क्या तरीका होता है, तुम ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हो और इस पर झूठा इल्जाम लगा सकते हो? तो वेदांत ने कहा, नहीं दादी, सच में उसने ऐसा ही कहा था, मैंने खुद सुना था, खुद अपने कानों से। आप अब ये झूठ बोल रही है आपके सामने। प्रिया ने फिर रोंदू सी शकल बनाते हुए कहा, देखो अब आपके सामने भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। इन्हें एक मासूम सी भोली भाली बीबी मिल गई ना, तो जो मुंह में आता है वो इल्जाम लगा देते हैं। वेदांत ने चिढ़ते हुए कहा, तुम और भोली भाली पक्की चालाक लोमड़ी हो तुम। दादी ने वेदांत को डांटते हुए कहा, बस वेदांत खबरदार जो प्रिया को ऐसा कहा तो, वरना अभी तुम्हारी मैं यही पिटाई कर दूंगी। फिर प्रिया से कहा, अच्छा प्रिया बेटा तुम शांत हो जाओ, मैं इसकी अच्छे से खबर लूंगी। तुम ऐसा करो, वेदांत को लेकर अपने रूम में ले जाओ। प्रिया ने मासूमियत से अपना सिर हिलाकर कहा, ठीक है दादी चली जाती हूँ, कहकर प्रिया ने वापस वेदांत को अपनी गोद में लिया। वेदांत के सामने आकर फेक स्माइल के साथ उसे देखने लगी जैसे चिढ़ रही हो। बजवा दी ना अपनी बैंड, अभी तो और क्लास लगेगी तुम्हारी। वहीं वेदांत उसे गुस्से से घूर रहा था, तुम्हारा ड्रामा तो मैं अभी बताता हूँ, आता हूँ अभी रूम में, फिर ठीक है करता हूँ तुम्हें। प्रिया ने धीरे से कहा, आइंदा से मुझसे पंगा मत लेना, समझ आ गया वेदांत राठौड़। फिर एक एटीट्यूड वाला लुक देकर वहां से चली गई। वहीं दादी ने वेदांत को जो खरी खोटी सुनाई थी उसे सुनकर तो वेदांत का गुस्सा प्रिया पर और बढ़ गया। प्रिया ने तो साफ तौर पर उसे अत्याचारी पति ही घोषित कर दिया था, जबकि गलती प्रिया की ही थी, वो उसे नाराज था। वेदांत अब गुस्से में अपने रूम में जाने के बजाय मेंशन के बाहर चला गया। शाम का वक्त, आर की विला के एक बार एरिया में रणवीर, वेदांत और रुद्र ड्रिंक कर रहे थे। वेदांत कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहा था, उसका मूड काफ़ी खराब हो गया था। वहीं रणवीर ने पहले रुद्र की तरफ देखकर इशारे करते हुए पूछा कि इसे क्या हुआ, तो रुद्र ने अपने कंधे उचकाकर जता दिया कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर रणवीर ने वेदांत से ही डायरेक्ट पूछना सही समझा, तुझे क्या हुआ, आज तू कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक नहीं कर रहा है? तो वेदांत ने ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहा, अरे यार मेरी बीबी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तो रुद्र ने कहा, मतलब तू भी बीबी का मारा हो गया ना, फिर तो मेरा गम हल्का करना बनता है, चल मेरी तरफ से एक और गिलास ड्रिंक का ले। रणवीर ने रुद्र को घूर कर देखते हुए कहा, तुझे इसे इतना पीने से रोकना चाहिए, उल्टा तुम इसे सर्व कर रहे हो। फिर वेदांत ने पूछा, ऐसा क्या कर दिया प्रिया ने? वेदांत ने फ्रस्ट्रेशन में आकर कहा, मत पूछ यार, कल मेरी
प्रिया से लड़ाई हो गई। जाहिर सी बात है गलती उसकी थी, लेकिन उसे लगता है कि उसकी तो कोई गलती थी ही नहीं। पता नहीं कि बीवी शादी से पहले इतनी मासूम होती है और शादी के बाद इतनी खतरनाक क्यों हो जाती है यार। तो रणवीर ने हंसते हुए कहा, ये वो खतरनाक नहीं होती यार, वो तो वही मासूम होती हैं। बस हम लोग हमेशा ही उसमें शादी से पहले वाली गर्लफ्रेंड ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब हमारी गर्लफ्रेंड हमारी बीवी बन जाती है तो कहीं ना कहीं उस पर जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं, ससुराल की, अपने बच्चों की। तुम्हें भी पता है कि वेदांश अभी कितना छोटा है, तो पूरा दिन प्रिया कहीं ना कहीं उसे संभालने में थोड़ी परेशान हो जाती है। तो बस वो अपनी परेशानी गुस्से के रूप में तुम पर निकालती है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बीवी पहले की तरह स्वीट क्यों नहीं रहती। तो वेदांत ने हैरानी से पूछा, रणवीर तुझे इतनी समझदारी की उम्मीद नहीं थी मैंने। हाँ वाकई में यार, प्रिया थोड़ी चिड़चिड़ी तो हो गई है, पर मैं भी तो उसका हेल्प करता हूँ ना वेदांश को संभालने में। तो रुद्र ने उसे समझाते हुए कहा, कितना संभाल लेते हो तुम वेदांश को? ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा पूरे दिन में। प्रिया उसे पूरे 24 घंटे संभालती है और छोटे बच्चे को संभालना इतना आसान नहीं होता। तुझे एक बार अगर प्रिया की कंडीशन भी महसूस करनी हो तो 24 घंटे के लिए वेदांश को संभाल के देख। तेरे लिए वो 24 घंटे बहुत भारी साबित होंगे, क्योंकि छोटे बच्चे को संभालना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाती है, क्योंकि उसका पूरा रूटीन ही चेंज हो गया है। मैंने सही कहा ना दोस्तों कि एक माँ जब एक औरत जब एक बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद उसका पूरा रूटीन, उसकी लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज हो जाता है। बच्चे की केयर करना, परिवार को संभालना बहुत मुश्किल होता है। आप में से किस किस ने ये सब झेला है, हमें कमेंट करके बताना। रणवीर ने अपनी ड्रिंक का सिप लेते हुए कहा, अच्छा चलिए बता, जब से वेदांत इस दुनिया में आया है तो प्रिया को कितनी बार बाहर घुमाने लेकर गया है? तभी वेदांत को याद आया कि अरे हाँ, तब से तो प्रिया बाहर निकली ही नहीं है, वह घर में ही है, और बल्कि वह खुद भी उसे कहीं बाहर लेकर नहीं गया। रणवीर ने कहा, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। तुम उसमें अपनी पहले वाली प्रिया ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि वो भी चाहती होगी तुम पहले की तरह उसे पैम्पर करो, उसकी फीलिंग को समझो। उसका भी मन करता होगा कि कभी वो भी फ्री माइंड होकर पहले की तरह बाहर जाए, घूमे फिरे, पर उसका जिंदगी तो अब बंद कर ही रह गई है ना। वेदांत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं समझ गया कि तुम लोग क्या कहना चाहते हो। मैं जल्द ही प्रिया की ये शिकायत भी दूर कर दूंगा। फिर वेदांत ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा रणवीर, वो वास्तव की बहन का क्या हुआ? क्या वो मिल गई? रणवीर ने अपनी ड्रिंक खत्म कर गिलास को वापस काउंटर पर रखते हुए कहा, हमारे आदमी ने उस फार्म हाउस पहुंचा दिया है और उस पर कड़ी निगरानी भी रखी हुई है। ठीक है, तो कल ही चला जाऊंगा फार्म हाउस, वेदांत ने कहा। तो रणवीर ने उसकी बात काटते हुए कहा, तू फिलहाल प्रिया पर ध्यान दे और 2-3 दिन के लिए तो किसी काम पर आने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि 2-3 दिन प्रिया के साथ टाइम स्पेंड कर, ताकि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। रुद्र ने भी रणवीर की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ वेदांत, फिलहाल प्रिया को तुम्हारी सबसे ज़्यादा जरूरत है, बाकी हम सब संभाल लेंगे। 2-3 दिन तो आराम से उसके साथ टाइम स्पेंड कर। वेदांत ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि वाकई में उसे प्रिया को वक्त देना चाहिए। वेदांत ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, तुम लोग ही सब हैंडल करना। अब 3 दिन तक मैं ऑफिस भी नहीं आने वाला हूँ। रुद्र ने हंसते हुए कहा, चिंता मत कर, तुम्हें डिस्टर्ब भी कोई नहीं करेगा, अपना टाइम फुल एंजॉय कर। कहकर रुद्र अपनी एक आइस फिलिंग की। कपूर मेंशन लेट नाइट वेदांत अपने रूम में आया तो सबसे पहले उसकी नज़र बेड पर गई, जहाँ प्रिया ब्लैंकेट से खुद को कवर किए सिकुड़ कर सोई हुई थी। फिर वेदांत की नज़र उसके बगल में ही झूले पर सो रहे वेदांत पर गई। उस अपनी बीवी और बच्चे को इतना सुकून से सोते हुए देखकर वेदांत का दिल में सुकून से भर गया और उसके फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद वह चेंज करके प्रिया के बगल में ही आकर लेट गया। प्रिया को कमर से थाम कर उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, आई एम सॉरी जान, मैं जानता हूँ मैं तुझे समझ नहीं पाया, कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है, जो मैं ये नहीं जान पाया कि तुम्हें मेरी कितनी ज़रूरत है। सही कारण भी ने कि जिम्मेदारियाँ आने के बाद तुम भी बदलने लगी हो। तुम मेरी वो नटखटी सी प्रिया नहीं रही जिसके बचपने पर ही मेरा दिल हार गया था, पर अब नहीं, अब तुम्हारा वही बचपना मैं वापस लौटाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी वही प्रिया चाहिए जिसकी नोटंकी अक्सर मेरे सिर में दर्द कर देती थी। कहते हुए वेदांत को हंसी आ गई। उसने प्यार से प्रिया के फोरहेड को चूम लिया और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया भी नींद में वेदांत के ऊपर आ गई। वो नींद में ही वेदांत के सीने पर अपना चेहरा रब करने लगी। वेदांत को प्रिया की यह हरकत बहुत ही क्यूट लग रही थी। तभी प्रिया नींद में ही बोली, वेदांत तुम बदल गए हो, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। वेदांत ने स्माइल करते हुए उसके बालों को अपनी अंगुलियों से फेरा और प्यार से कहा, नहीं मेरी जान, तुम्हारा वेदांत नहीं बदला, वो तुम्हें आज भी बहुत प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा। तभी प्रिया ने अपनी अधखुली आंखों से वेदांत की तरफ देखा। वेदांत की नजरें मिलते ही प्रिया ने कहा, तुम आ गए, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी? तुम मुझसे इतना गुस्सा हो गए थे क्या? वेदांत ने उसके बालों में उंगली फिराते हुए कहा, मुझे कुछ काम आ गया था, इसीलिए मुझे देरी हो गई, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा वेट कर रही हो, तो मुझे फ़ोन कर देती ना, मैं तभी आ जाता। वेदांत प्रिया की सॉफ्ट कमर को सहलाते हुए कहा, मैं चाहे तुम्हें कितना भी गुस्सा हूँ, तुमसे कितना भी नाराज़ हूँ, पर तुम्हारी कॉल को कभी इग्नोर नहीं करूँगा, और मेरे लिए इतना वेट करने की क्या ज़रूरत थी? प्रिया, फिलहाल वो सब छोड़ो, बस आज तो मुझे तुम्हें जी भरकर प्यार करना है। प्रिया ने हैरानी से एक बार फिर वेदांत की तरफ देखा और पूछा कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया? शाम को तो इतना गुस्सा करके गए थे कि पता नहीं कितने दिन मेरी और तुम्हारी लड़ाई चलेगी। तो वेदांत ने उसे पलट कर अपने नीचे कर लिया और उसके ऊपर आते हुए कहा ना, वो सब छोड़ो, अब सिर्फ प्यार की बातें करो। कहकर वेदांत ने अपने होठ प्रिया के होठों पर रख दिए और उसे बहुत ही प्यार से किस करने लगा। प्रिया भी उसकी किस को रिस्पॉन्स कर रही थी, जिसकी वजह से वेदांत एक्साइटमेंट में आकर उसे पैशन के साथ चूमने लगा। फिर पूरी रात वेदांत ने प्रिया पर अपना प्यार बरसाया। वहीं प्रिया भी वेदांत के एहसास में जैसे खोसी गई थी। इतने वक्त बाद वेदांत
के प्यार को, उसके पैशन को फिर से महसूस कर रही थी और कहीं ना कहीं उसे अच्छा भी लग रहा था कि वेदांत अब उससे नाराज नहीं है। दूसरा दिन एक फार्म हाउस में रणवीर और रुद्र दोनों ही सोफे पर बैठे थे। सामने एक लड़की को देख रहे थे। वो लड़की सहमी हुई सी खड़ी थी। इस वक्त उस लड़की ने एक एंगल लेंथ कुर्ती पहनी हुई थी और देखने में वो उम्र में कुछ ज़्यादा नहीं लग रही थी। सिर्फ 18-19 साल की लड़की रही होगी उसकी उम्र थी, पर उस लड़की के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। कभी वो रणवीर को देखती, कभी रुद्र को देख रही थी और कभी कभी डर के वापस अपनी नजरें नीचे कर लेती। रणवीर समझ रहा था कि वो उसे कितना ज़्यादा डर रही है। हालांकि वो उसे देखकर समझ गया था कि ये लड़की बहुत ही इनोसेंट है। रुद्र ने धीरे से रणवीर से कहा, इसे देखकर लगता नहीं है कि उस कमीने असतब की बहन होगी, देखना कितना मासूम है ये। तो रणवीर ने भी कहा, हाँ लगता तो नहीं है, पर सच यही है कि ये असतब की बहन है, लेकिन हमें फिलहाल इसका इस्तेमाल उस असतब के खिलाफ करना ही होगा, क्योंकि इस लड़की के जरिए हम उन 35 लड़कियों को बचा सकते हैं। तो रुद्र ने कहा, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये लड़की खुद ट्रॉमा में आ जाए। रणवीर ने रुद्र की तरफ देखा और कहा, रुद्र तुम्हें पता है ना, जो काम हम करते हैं वहाँ इमोशनली होकर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। फिर रणवीर ने उस लड़की की तरफ देखा और पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? रणवीर ने इतनी सख्ती से पूछा कि वह लड़की और भी ज़्यादा सहम गई। उसकी शक्ल भी ऐसे हो गई थी जैसे वह अभी रो ही देगी। तभी रुद्र ने एक बार फिर रणवीर से कहा, रणवीर यार थोड़ा प्यार से बोल, देख बच्ची डर रही है। तो रणवीर ने भी अपनी आइज रोल करते हुए कहा, तो उसे डराना ही तो है। रुद्र तुम अपना मुंह बंद रखो तो मैं कुछ काम कर सकूं। तो रुद्र ने अपने कंधे उचकाकर जैसे जता दिया कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वह कर। तो रणवीर ने एक बार फिर लड़की से पूछा, तुमने सुना नहीं, नाम क्या है तुम्हारा? उस लड़की ने डरते हुए ही कहा, पीहू। मेरा नाम पीहू है। रणवीर ने एक बार फिर से अपनी सख्त आवाज में पूछा, हाँ तो पीहू तुम्हें अपने भाई से मिलना है? तो पीहू ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ मुझे उनसे मिलना है। क्या आप मुझे मेरे भाई से के पास ले जाएंगे? कहाँ है वो? बहुत दिन से मुझसे मिलने भी नहीं आए। तो रणवीर ने खड़े होते हुए कहा, तो ठीक है, हम तुम्हें आज ही तुम्हारे भाई से मिलवा देते हैं। रणवीर ने अपने आदमियों को कुछ इशारा किया तो वो आदमी पीहू को पकड़कर बाहर ले गए। रुद्र ने एक बार फिर रणवीर से कहा, रणवीर यार उस बच्ची के साथ ऐसा बिहेव तो मत कर, कितनी डरी हुई लग रही है वो। रणवीर ने तिरछी नजरों से रुद्र की तरफ देखा, तुझे बड़ी दया आ रही है, अडॉप्ट करना है क्या उसे? और वैसे भी उसकी मासूमियत पर मत जा, वो असदब चौहान की बहन है, हो सकता है मासूम होने का ड्रामा कर रही हो, अब चल। कहकर रणवीर आगे बढ़ गया। वहीं रुद्र ने अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, इसे समझाना ही बेकार है। करीब 1 घंटे बाद रणवीर रुद्र दोबारा से अस्तव के सामने खड़े हुए थे। अस्तव लाल आंखों से रणवीर को घूर रहा था। अस्तव को इस वक्त एक चेयर से बंधा हुआ था। रणवीर ने एक एवल स्माइल के साथ कहा, देख तुमसे कौन मिलने आया है। तभी रणवीर के आदमी पीहू को अंदर ले गए। तभी अपनी बहन को देखकर अस्तव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पीहू, रणवीर उसे छोड़ दे, उससे इन सब के बीच में मत घसीट, तुझे जो सजा देनी है मुझे दे, प्लीज उसे हट मत कर। तो रणवीर ने एवल स्माइल के साथ कहा, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तूने कहा और मैं तेरी बात मान जाऊंगा। मैंने कहा ना, जब तेरे किए की सजा तेरी बहन भुगतेगी, तो चल अब तू रेडी हो जा अपनी बहन की तरफ तकलीफ देखने के लिए। वहीं पीहू ने जब अपने भाई की ऐसी हालत देखी तो वो जल्दी से उसके पास भागकर जाना चाहती थी। तभी रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। पीहू रोते हुए रणवीर के पास अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे मेरे भाई के पास जाना है। भाई को क्या हो गया है? पीहू रोते हुए बोले रही थी। रुद्र को बड़ा बुरा लग रहा था पीहू को ऐसा रोता हुआ देखकर। तो दोस्तों, इतनी अच्छी कहानी मैंने आपको सुनाई है, उसके लिए एक लाइक तो बनता है। आई होप अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लग रही है। लेकिन रणवीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने इमोशन को, एक्सप्रेशन दोनों को हैंडल करना अच्छी तरह से जानता था। आखिर ऐसे ही वो अंडरवर्ल्ड किंग नहीं बना था। उसने ऐसे ही पीहू का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और अस्तव की तरफ देखते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुझे औरों की बहन की इज्जत के साथ खेलने का, या फिर औरों की बीबियों की इज्जत के साथ खेलने का। अब तैयार हो जा अस्तव चौहान, क्योंकि अब ये सब तेरी बहन के साथ भी होगा। पीहू अपना हाथ रणवीर की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और अपने भाई को देखकर जोर जोर से रो भी रही थी। भाई कौन है ये लोग, ये क्या कह रहे हैं? वहीं अस्तव लाल आंखों से रणवीर की तरफ देखते हुए बोला, मेरी बहन को छोड़ दे रणवीर, और उसे छोड़ दे, क्योंकि अगर उसे खरोच भी आई ना, या तूने उसके साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। रणवीर ने उसकी बात का मखौल उड़ाते हुए कहा, अस्तव चौहान, मुझे क्या तूने अपनी तरह घटिया समझा हुआ है? मुझे ऐसा शौक नहीं है, पर मेरे पीछे ये जो आदमी खड़ा है ना, ये बड़े हरामी हैं, इनका मैं कुछ नहीं कह सकता। इसीलिए अब तू खुद सोच ले कि तुझे करना क्या है, तेरी बहन की इज्जत या फिर उन 35 लड़कियों की तस्करी। अस्तव एकदम चुप हो गया। वो तय नहीं कर पा रहा था कि वो क्या करे। अस्तव को चुप देखकर रणवीर ने पीहू को अपने आदमियों की तरफ धकेलते हुए कहा, ले जाओ इसे। वैसे भी जब इसके भाई को ही अपनी बहन की इज्जत की नहीं पड़ी है तो हम क्यों इसे बात की परवाह करें। गो एंड एंजॉय। रणवीर के आदमी ने पीहू का हाथ पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगी। वहीं पीहू रोते हुए चिल्ला रही थी, भाई प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, भाई प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। रणवीर ने एक एवल स्माइल के साथ अस्तव से कहा, ठीक है अस्तव, अब तू मेरी कैद एंजॉय कर, चलता हूँ। वहीं अस्तव अपनी बहन की हालत देखकर बौखला गया। रुद्र को भी बहुत बुरा लग रहा था पीहू को ऐसा रोता हुआ देखकर, पर वो अस्तव के सामने कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने भी अपना चेहरे इस वक्त सख्त बनाया हुआ था। रणवीर रुद्र के साथ जैसे ही वहाँ से जाने लगा तभी अस्तव एकदम से चिल्लाते हुए बोला, मेरी बहन को छोड़ दो रणवीर, तुम्हें जो जानना है मैं तुम्हें बताऊंगा, प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसके साथ कुछ भी ऐसा मत
मत होने देना, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। रणवीर के बढ़ते कदम रुक गए, उसके फेस पर एक विनिंग स्माइल आ गई। आखिर वो जो चाहता था वो हो ही गया। दरअसल रणवीर ने पीहू के साथ ऐसा सिर्फ अस्तव को डराने के लिए किया था। उसके आदमी ने पीहू को ले जाकर उसकी गाड़ी में बिठा दिया था। रणवीर वापस अस्तव की तरफ पलटा और उसके सामने चेयर पर रखकर उसके पर बैठते हुए बोला, चलो अब शुरू हो जाओ और मुझे अच्छे बच्चे की तरह बताओ कि वो लड़की कहाँ है। अस्तव कुछ देर तो चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें उसका एड्रेस दे देता हूँ, लेकिन मुझे मेरी बहन से मिलना है। तो रणवीर ने कहा, तुम्हें एड्रेस बता दो, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलवा दूंगा। मैंने भी कौन सा ज़िंदगी भर के लिए उसे अपने पास रखना है, उसे सेफली वापस भिजवा भी दूंगा जहाँ से उसे लाया थे। तो अस्तव ने कहा, नहीं रणवीर, अगर तुम्हें उन लड़कियों का पता चाहिए तो पहले मुझे मेरी बहन से मिलवाने दो। वो इस वक्त बहुत डरी हुई है, उसे मेरी ज़रूरत है। रणवीर कुछ कहता उससे पहले ही रुद्र ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और कहा, कोई बात नहीं रणवीर, इसे इसकी बहन से मिलने दो, और वैसे भी ये पता बताने को तैयार तो है। रणवीर ने भी कंधे उचकाए और कहा, ठीक है, मिलवाते हैं तुम्हारी बहन से। रणवीर ने कहा, रुद्र की तरफ देखा और रुद्र ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने फ़ोन से किसी को कॉल किया। कुछ ही देर में उसके आदमी पीहू को वापस उसी रूम में ले आए। रणवीर ने एक आदमी को इशारा किया तो उस आदमी ने अस्तव की रस्सियां खोल दी। पीहू जल्दी से जाकर अस्तव के सीने से लग गई और उसे अपनी बाहें अस्तव की कमर पर लपेट ली और रोते हुए बोली, भाई ये लोग कौन है, इन्होंने आपको ऐसे क्यों बांधा हुआ है? भाई चलो ना, हम अपने घर चलते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना भाई, मुझे आपके साथ अपने घर जाना है। अस्तव ने पीहू का चेहरा अपनी हथेली में भरा और उसके आंसू अपने अंगूठे से पोंछते हुए कहा, हाँ बच्चा, हम अपने घर चलेंगे, तुम रोना बंद करो, तुम जहाँ कहोगी हम वहाँ चलेंगे। पीहू ने सुबकते हुए कहा, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, आप अभी मेरे साथ चलिए। आपको कितनी चोट लगी है, आपको दर्द भी हो रहा होगा ना। रणवीर तो चेयर पर बैठे हुए उन दोनों को देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, कमीना अपनी बहन को कितना प्यार करता है, फिर औरों की बहन बेटियों की इज्जत क्यों नहीं करता, क्यों उसकी इज्जत का दाव पर लगा देता है। पर क्या करूं, ऐसे लोगों को ऐसे ही हैंडल करना पड़ता है, सीधे तरीके से तो मानते ही नहीं है ना ये लोग। रणवीर ने अपनी चेयर से खड़ा हुआ और अपनी पॉकेट में हाथ डाले अस्तव के सामने आकर खड़ा हो और बोला, अब तुम अपनी बहन से मिलने का टाइम खत्म हो गया, चलो लेकर जाओ इसकी बहन को। रणवीर ने अपनी आदमी से कहा। तभी पीहू एक बार फिर से अस्तव के सीने से लग गई और रोते हुए बोली, मुझे अपने भाई से दूर मत करो, मुझे भी फिर इसके साथ ही रहना है, मुझे इसे दूर मत करो भाई। पर रणवीर के आदमी पीहू को पकड़कर उसे दूर ले गए। पीहू चिल्लाते हुए ही रह गई। अस्तव ने रणवीर से कहा, रणवीर मेरी बहन को नुकसान मत पहुंचाना, तुम्हें मुझसे जो जानना है मैं सब तुम्हें बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ एक वादा करो कि तुम उसके सामने कभी नहीं आने दोगे कि उसका भाई क्या काम करता है, क्योंकि मेरी बहन की नज़र में मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूँ, वो मेरे और काम के बारे में कुछ नहीं जानती है। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नफरत करे। रणवीर ने अस्तव से कहा, तो फिर तुम ऐसे काम करते ही क्यों हो जिसकी वजह से तुम्हें अपनी बहन से नज़र ना मिला सको। तो अस्तव ने भी एक अजीब सी स्माइल के साथ रणवीर से कहा, तुम भी तो ऐसे काम करते हो ना, तुम भी तो बिजनेसमैन नहीं हो, तुम भी तो अंडरवर्ल्ड किंग हो, और शायद तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारी सच्चाई नहीं जानती है ना। तो रणवीर ने कहा, हाँ मैं अंडरवर्ल्ड किंग हूँ, मैं भी ब्लैक वर्ल्ड में हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका पता अगर मेरी फैमिली को लगे तो मुझे उससे नजरें चुरानी पड़े, क्योंकि मैंने उसकी किसी मासूम की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया। मैंने तुम्हारी तरह कई मासूमों की ज़िंदगी नहीं छीनी, मैंने तुम्हारी तरह कई बच्चों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया, लेकिन तुम ऐसा करते हो। आज अपनी बहन पर बात आई है तो तुम्हें इतना दर्द हुआ है ना, तो सोचा ना कि वो लड़की यहाँ भी तो किसी के घर की इज्जत थी। आज इतना प्यार तुम अपनी बहन से करते हो ना, वो लोग भी तो करते होंगे। सोचा है कितना तड़पे होंगे वो लोग जब उनकी बेटियाँ, उनकी बहन लापता हुई होंगी, हजारों मौत मरे होंगे वो सभी। फिर एक धिक्कार भरी नज़र से उसे देखते हुए बोला, तू तो इतना कमीना है अस्तव कि तूने तो अपने पहले प्यार को ही बेच दिया था, याद है ना, पहला सौदा तूने अपनी गर्लफ्रेंड का किया था, धानी यही नाम था ना उसका। अस्तव एकदम शॉक्ड होकर रणवीर के देखते हुए बोला, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता। तो रणवीर ने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, मेरे दुश्मनों को भी खुद के बारे में इतना पता नहीं होता है अस्तव, जितना मुझे उसके बारे में पता होता है, और उस लड़की को मैंने ही उसे दलदल से बाहर निकाला था। पर उस वक्त तो मैं तुम्हें जानता भी नहीं था कि उस दलदल में उसे फंसाने वाला उसका पहला प्यार यानी कि तू था। तेरे दिए धोखे ने उस बेचारी के दिमाग में इतना गहरा असर किया कि वो आज तक किसी पर भरोसा नहीं कर पाती है। हाँ, आज वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से ज़रूर जी रही है, लेकिन उसने आज तक किसी को अपना हमसफ़र नहीं बनाया, क्योंकि वो किसी पर भरोसा ही नहीं करती है। प्यार शब्द तो बिल्कुल भी नहीं। उस मासूम ने तेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और तुझ पर भरोसा करके आई थी तेरे पास, और तूने क्या किया, अपने भाई के कहने पर उसे एक से एक को बेच दिया। आज जो तेरी हालत है ना सब मेरी वजह से नहीं है, तेरे अपने कर्मों की वजह से है, क्योंकि तूने और तेरे भाई ने यहाँ जो एम्पायर खड़ा किया था ना, ये उन मासूमों की चीख पर और आंसू पर खड़ा किया गया था। और ये देख आखिर क्या हुआ, तेरे सारा एम्पायर खत्म हो गया, क्योंकि तुझे उन लोगों की शायद बदुआ लग गई। फिलहाल अभी तो तुझे और भी बहुत कुछ भुगतना है। रणवीर की बातें सुनकर अस्तव की नजरें झुक गई थी। रणवीर ने एक बार फिर कहा, मेरे आदमियों को सारी डिटेल दे देना, उसके बाद तुम्हारी बहन को रिहा कर दिया जाएगा। कहकर रणवीर जैसे ही वहाँ से जाने लगा तभी अस्तव एक मायूस भरी आवाज़ में बोला, अब कहाँ है वो, कैसी है वो। रणवीर ने पलटकर एक बार फिर अस्तव की तरफ देखा और कहा, क्यों जाना है तुम्हें, ताकि एक बार फिर से उसकी ज़िंदगी नरक बना दो। तुम्हारा उससे दूर रहना ही उसके लिए अच्छा है, कम से कम अब सुकून से अपनी ज़िंदगी तो जी रही है। कहकर रणवीर
रूम से बाहर निकल गया। वहीं अस्तव एक हारे हुए इंसान की तरह घुटनों के बल बैठ गया। इस वक्त वो एक हारा हुआ इंसान लग रहा था। अब ना तो उसके चेहरे पर कोई गुस्सा था और ना ही नफरत, और थी तो सिर्फ एक मायूसी। तो दोस्तों, क्या है रणवीर का राज, ये तो हम आगे आने वाले एपिसोड में ही जान पाएंगे। सॉरी, क्या है अस्तव का राज, ये तो हम आगे आने वाले एपिसोड में ही जान पाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।